नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में। तो आज हम लोग वेद और ज्योतिष का क्या संबंध है। हालांकि हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में हमने डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना रखी हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी होंगी, नहीं तो आप जाकर हमारे चैनल में मेंबर्स ओनली सेक्शन में इनका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल में हमने एक ओवरव्यू दिया है कि ज्योतिष का वेद के साथ क्या संबंध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेद और ज्योतिष हमारे 4 वेद माने गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों से उपनिषद निकले, यानी उन्हीं वेदों को जब गुरुओं ने सरल भाषा में समझाया तो वो उपनिषदों के नाम से जाने गए। उपनिषद से पुराण, पुराण से पंचतंत्र, पंचतंत्र से हितोपदेश और हितोपदेश से जातक कथाएं निकली। माने उनका जो मूल कहीं ना कहीं छुपी हुई शिक्षा वो आज भी हमारे बीच पंचतंत्र, हितोपदेश या जातक कथाओं के रूप में मिलती है। ठीक हो गया। तो ये वेद, उपनिषद, पुराण, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं। फिर आगे बढ़े तो इसमें वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। तो पहला अंग है शिक्षा। तो इसमें व्याख्यान, चारण के नियम, शरीर के अंग इसको अगर माना जाए तो ये नासिका माना जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद वेद के दूसरे भाग के रूप में कल्प, धार्मिक संस्कार की विधियां, उसको एक प्रकार से शरीर के हाथ या हस्त के रूप में देखा जाता है। और वेदों का तीसरा भाग माना जाता है व्याकरण, वाक्य रचना के नियम, कैसे हमारा उच्चारण शुद्ध है, इस प्रकार से ये सब चीजें व्याकरण में आती हैं और ये मुख या मुंह से जोड़कर देखा जाता है। फिर चौथा भाग जो है वो निरुक्त, वैदिक शब्दों की व्याख्या व्याख्या पर विवेचन, इसे कान माना जाता है, यानी सुनने की जो शक्ति है शरीर की, उसको निरुक्त रूप में। और वेदों का पांचवा भाग है छंद। इसमें वैदिक मात्र, लय, स्वर मान का अध्ययन, इसे एक प्रकार से इसका आधारभूत पैर माना जाता है। और इसका छठा अंग माना जाता है ज्योतिष, नक्षत्रों की गति स्थिति का अध्ययन, इसे वेदों का माने छठा अंग है। और ये पुरुष का आंख या नयन माना जाता है, क्योंकि हम ज्योतिष के जरिए ही तय कर पाते हैं कि ऊपर जो बताए हुए हैं इनको किस समय पर, उपयुक्त समय पर करना है। उसके लिए ज्योतिष का पता होना जरूरी है। ठीक हो गया। ज्योतिष को 3 स्कंदों में बांटा गया, यानी फर्दर हम जब ज्योतिष को बांटते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसका गणित, दूसरा संहिता, किसी शाखा के अध्ययन के नियम, होरा, होरा आप जानते हैं अहो रात्रि शब्द के मिलने से बना, तो हम ज्योतिष को 3 भागों में बांट सकते हैं, गणित, संहिता और होरा। आगे बात करें इसमें क्या क्या ज्योतिष में विषय शामिल किए जाते हैं। सौर मंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति काल, ये सब चीजें ज्योतिष का विषय है। तो 150 खरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ और उसके बाद फिर ये निरंतर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। 46 खरब वर्ष पहले ग्रह धूल सौर मंडल बने, माने हमारा जो सौर मंडल का जो रूप है वो 46 खरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया। आर्यभट्ट प्रथम ने 746 एडी, यानी एनो डोमिनन, यानी जब भी हम बीसी कहेंगे तो ईसा पूर्व और एडी कहेंगे तो ईसवी, तो 476 ईसवी में
थ्योरी दी थी कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने 1546 ईस्वी सन में कहा कि सूर्य केंद्र है और पृथ्वी घूमती है। तो आप देख सकते हैं कोपरनिकस ने कितने बाद में जो ये चीज बताई, और आर्यभट्ट प्रथम ने 476 एडी या ईस्वी में ये बात बता दी थी। बाद में जोहानस केपलर ने ग्रहों की कक्षा में घूमने के लिए नियम दिए। केपलर्स लॉ आपने शायद 8th 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वो भी काफी हद तक कहीं ना कहीं ज्योतिष के गणित भाग को बताते हैं। फिर बात करते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के तल का महावर्त, माने अगर हम ये गोल मानते हैं, इसमें एक ये हिस्सा ये भूमध्य रेखा तथा इसके घूर्णन अक्ष के लंबवत है, वह इसके केंद्र में से होकर निकलता है। माने अगर हम बात करें कि ये इसका पोल अगर मान लें, तो उसके बीच में से ऐसे इस प्रकार होकर निकलता है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को ऊपर नीचे दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जिन्हें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के सभी बिंदु उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों के समान दूरी पर हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक लगभग 12,765 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा की गोल परिधि लगभग 40,232 किलोमीटर। आप ये बात जानते होंगे कि भाई इसको आप ज्योतिषीय दृष्टि से समझें, गणित का विषय माने, विज्ञान का विषय माने, कि पृथ्वी का अपना जो आकार है, पृथ्वी का अपना जो घनत्व है, वो भी कई प्रकार के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब किसी को हो सकता है ये चीज मैजिक की तरह लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उसके अपने आकार के कारण। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी में कोई व्यक्ति यदि, जैसे भारत देश की बात करें, तो भारत के नीचे भूमध्य रेखा है, और पोल्स या ध्रुवों की बात करें तो वो इस तरफ है। तो यदि कोई व्यक्ति इंडिया, नई दिल्ली से भूमध्य रेखा देश में चला जाता है, कोई अफ्रीकन कंट्री में चला जाता है, तो उसका भार सामान्य से कम महसूस होने लग जाएगा। ठीक हो गया? अब तो कोई ये ना समझे कि उसने क्या इस प्रकार का मैजिक कर दिया या क्या हुआ, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से नॉर्वे चला जाता है, तो नॉर्वे में स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा वेट। वो पृथ्वी का जो अपना आकार है, इस कारण से परिवर्तन होते हैं। तो उस सारे परिवर्तन को समझना होता है हमें। अब इसको कोई गणित विषय से समझ लेता है, और कोई इसको अलग प्रकार ज्योतिष में पढ़ता है। तो अब है ये ज्योतिष के अंतर्गत ही कि अगर हम पूरा माने जियोग्राफी भी समझ लें, तो हमें एस्ट्रोनॉमी की मदद से एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक मदद कर देता है। उसमें कोई मैजिक नहीं समझना है, कोई ऐसा जादू नहीं है। ग्रहों का अलग अलग प्रकार का प्रभाव है। भाई कोई चंद्रमा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को तो हम लोग महसूस करते ही हैं। हाई टाइड, लो टाइड तो देखते ही। हमारे शरीर में भी वही जल है, उसका भी असर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना वजन बता रहा है 60 किलो है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो जो 60 किलो का बता रहा है, वो 10 किलो अपना भार महसूस करेगा। तो ये सारे परिवर्तन गणित में हम पढ़ते ही हैं, साइंस में, विज्ञान में पढ़ते हैं। तो उसके स्पेशल जियोग्राफी के कारण ये सब परिवर्तन देखने में आता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को शायद जादू या मैजिक लग सकता है। फिर भौगोलिक रेखांश और अक्षांश। जब तक रेखांश और अक्षांश नहीं पढ़ेंगे, तो किसी व्यक्ति को क्या लगेगा, अरे हम जब बात कर रहे हैं कि भाई सूर्योदय हमेशा कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है, तो ये कई दफा, अगर मतलब जियोग्राफी नहीं पता है, तो कल्पना से परे है कि क्या बात कर रहे हैं। 24 घंटे अर्थ के हर हिस्से में कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे ही होंगे।
भाई हो सकता है इस समय कहीं मध्य रात्रि हो रही हो, कहीं सूर्योदय हो रहा हो, कहीं सूर्य अस्त हो रहा हो, कहीं संध्या बेला है। तो ये सारी चीजें एक साथ धरती पर हो रही हैं। आप किसी को बताएंगे तो उसको हजम नहीं होगी, क्या आप क्या बात कर रहे हैं। एट दैट इंस्टेंट उस जगह पर सूर्योदय हो रहा है, लेकिन दूसरे जगह पर सूर्य अस्त भी हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें उसके ज्योग्राफी को समझना, एस्ट्रोनॉमी को समझना, एस्ट्रोनॉमी से ही एस्ट्रोलॉजी समझ में आ सकती है। तो उसमें हमें रेखांश, अक्षांश, सूर्य उदय होकर कहाँ आ रहा है, ठीक हो गया। यदि हम पृथ्वी के उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों से गुजरने वाले तथा पृथ्वी के समकेंद्रित काल्पनिक वृत्त खींचे तो वह भूमध्य रेखा से लंबवत होंगे। यानी ये भूमध्य रेखा है, तो इससे यदि हम इस प्रकार से लंबवत माने 90 डिग्री इंटरसेक्शन करके जाएं यदि लाइनें, तो ये लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक हो गया। और यही रेखांश या देशांतर रेखाएं हैं। और इनको, क्योंकि ये पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर बांटती हैं, इसीलिए इनको पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक हो गया। अब मैं उदाहरण देकर अगर क्लियर करूं कि इसका उपयोग हम कहां करते हैं ज्योतिष में, तो जैसे ये इंडिया है, भारत है, के नीचे भूमध्य रेखा है। तो अब इंडिया में अब काफी बड़ा देश है, इसमें तो कहीं यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास सूर्योदय, मतलब एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, कोई एक दिन आप ले लें, उसी दिन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हुआ हो सुबह के 5 बजे, और उसी दिन भारत की बात चल रही है और सूर्य उदय हुआ हो गुजरात के कच्छ एरिया में 7 बजे। तो आप देख रहे हैं उसी एक दिन पर सूर्योदय का 2 घंटे का अंतर आ रहा है, क्योंकि ये सब पूर्वी देशांतर रेखाओं से है, ठीक हो गया। तो और जब हम इन देशांतर रेखाओं का माने जब ये ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड लेकर औसत निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो ये एवरेज वैल्यू यानी दो साइड, इंडिया का ईस्टर्न साइड और इंडिया का वेस्टर्न साइड लेकर जब कोई वैल्यू निकालते हैं, तो जो मिड पॉइंट आता है, याद रखना है ये एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं, ये 82.5 डिग्री आता है। और ये लाइन निकलती कहां से गुजर रही है, ये प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजर रही है। तो जो आईएसटी टाइम लिया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, वो प्रयागराज नैनी से लिया जाता है। तो यदि आप पूरब में हैं इलाहाबाद प्रयागराज से, तो आपके यहां सूर्योदय इलाहाबाद से पहले हो रहा है, और यदि आप पश्चिम में हैं तो आपके यहां सूर्योदय इलाहाबाद के बाद हो रहा है। और इसमें हर एक डिग्री माने जैसे जैसे ये डिग्री अंतर बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। ये अंतर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही माने 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे अगर एक हम कहते हैं पूर्वी देशांतर में डिग्री, 1 डिग्री का फर्क पड़ गया, जैसे 82.5 डिग्री से हम 1 डिग्री ईस्ट में चले गए, 1 डिग्री, तो उसमें अंतर आ जाएगा 4 मिनट टाइम का। इसी प्रकार से 2 डिग्री चले गए तो 8 मिनट का अंतर। तो ऐसे करते करते आप किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो वहां का टाइम अंतर सूर्योदय के हिसाब से निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो ये इसके लिए माने माने ये समझना जरूरी है कि अक्षांश क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, बिना उसके वो चीज समझ नहीं आएगी। तो ये पृथ्वी को हमने इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम में डिवाइड करने के लिए जिन रेखाओं का इस्तेमाल किया वो है पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से जो लाइन पोल यानी नॉर्थ से, नॉर्थ पोल है साउथ पोल में डिवाइड कर, तो इनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, ठीक हो गया। तो ये रेखाएं, तो और इन्हीं के इंटरसेक्शन को आप जानते हैं, ये अलग अलग मॉडर्न टाइम में भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कितना प्रिसाइज रहा होगा। माने वो लोग हजारों साल पहले भी जब ज्योतिषीय गणनाएं कर लेते तो उनको कैसे पता लगता होगा कि यहाँ सूर्योदय इस प्रकार का हो रहा है तो यहाँ प्लैनेट को इतने डिग्री पर बिठाना है। क्लियर हो गया। तो क्या कमाल का गणित
उस समय का रहा होगा। ठीक है, आज भी ठीक है, हमने एडवांस मशीनरी की मदद से अलग-अलग प्रकार के जो मशीनरी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट के ज़रिए हम अलग-अलग प्रकार से एग्ज़ैक्ट डिस्टेंस माप लेते हैं। आप जानते हैं कि C इंटू टी इज इक्वल टू डी, तो ये इस प्रकार से निकाले जाते हैं। लेकिन पहले कैसे इस चीज को निकाला जाता रहा होगा। ठीक हो गया। फिर हम आगे बढ़े। पृथ्वी की मूल यमोत्तर रेखा लंदन के पास स्थित रॉयल ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक हो गया। तो इसको आपने सुना होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कह देते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कह देते हैं। तो इसको यानी पृथ्वी का एक स्टैंडर्ड तो माना ही जाएगा। ठीक हो गया। तो वो स्टैंडर्ड क्या माना जाएगा, माने अब जैसे भारत का जो हम समय मान रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ईस्ट माना जाए कि वेस्ट माना जाए। तो ये कहां से तय किया जा रहा है, ये तय किया जा रहा है इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से यदि कोई ईस्ट साइड में है तो वो सूर्योदय पहले माना जा रहा है। और जैसे मैंने अभी इंडिया के रेफरेंस में बताया था, सेम वही वर्ल्ड के रेफरेंस में कोई नया साल अगर इंडिया से भी ज्यादा ईस्ट में है तो नया साल पहले मना रहा है, या सूर्योदय वहां पहले हो रहा है, उसके बाद इंडिया में सूर्योदय, और उसके बाद अलग अलग। तो आपने ये चीज पढ़ा होगा, भारत कई वर्षों तक ब्रिटिशियर्स का, अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो ऐसी कई बातें आती थी कि भारत का जो बजट आता था वो शाम के समय आता था। तो किसी ने पूछा, भाई शाम के समय क्यों आता है, भाई 5 बजे क्यों आता है, सुबह इतना बढ़िया रहता है, सुबह क्यों नहीं 9 बजे 10 बजे आए। तो फिर उसका कारण समझ में आया कि जब उनको वहां लाइव टेलीकास्ट सुनना होता था लंदन ब्रिटेन में, तो जब उनके यहाँ पर वही 11:30-12 बजे का समय हो रहा होता था, तब इंडिया में माने वही दोपहर का समय हो रहा होता, तब इंडिया में 5-5:30 बज रहे होते थे। तो वो माने इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इंग्लैंड के स्टैंडर्ड हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर इंडिया में 5:30 शाम के बजे हैं, उस समय इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे होते थे। तो वो अपने नहा धो के रेडी रहते थे। अगर सुबह बजट पेश किया जाता, माने मैं तब की बात कर रहा हूं जब इंडिया, और वो आजादी के बाद भी ऐसा हमारे उसमें रहा, कई वर्षों तक बजट शाम के समय ही पेश होता रहा। उनका कारण आपको समझ में आया, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो जब भारत में सुबह के 5:30 बजे, तब वहां तो मध्यरात्रि चल रहा है, और अगर वहां कहीं 9-10 बजे बजट पेश किया जाएगा तो वो लोग तो सो के उठे भी नहीं होंगे। तो उन्होंने अपने सहूलियत के लिए इस टाइमिंग को शाम को 5 बजे कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें भी हम पढ़ते हैं, इस चीज को भी ज्योतिष में भी इसका आपको मदद मिलेगी। तो जो व्यक्ति इन विषयों में पारंगत है उसको सरल हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी जिसकी अच्छी है उसको एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल मदद मिलेगी। और ये आपने वैसे साइंस में पढ़ाया ही जाता है, अर्थ का शेप, अर्थ की ग्रेविटी, ये सब चीजें पढ़ाया जाता है। कैसे छोटे आकार की वस्तु का आकर्षण कम हो जाता है, उसके डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें भी प्रभावित करती ही हैं। ठीक हो गया। तो इसका नियम कब आया था ये कि हम उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, 1884 में वॉशिंगटन में कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया था। इस रेखा पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का अक्षांश शून्य है। ठीक हो गया। अब ये हमने मॉडर्न टाइम में माना है, हो सकता है भविष्य में ये लाइन, क्योंकि ये तो इंसान के द्वारा रचा गया स्टैंडर्ड है, बदल भी सकता है। ठीक हो गया। इसके पूर्व में स्थित सभी रेखांश 0 से 180 डिग्री पूर्व वाले, पश्चिम की ओर स्थित रेखांश 0 से 180 डिग्री पश्चिम होंगे। माने जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से यदि यूएसए की तरफ जाएंगे तो हम टुवार्ड्स वेस्ट जा रहे हैं, और वो लोग हम जैसे यूएसए के लिए अगर हम एक्सटेंडेड टाइम ले तो अगर हम कहते हैं -5:30 का इस्तेमाल कर रहा है, ग्रीनविच +5:30 का इस्तेमाल कर रहा है। और माने इंडिया +5:30 का, और ग्रीनविच में 0 टाइम की अगर बात करें, ग्रीनविच 0 इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया +5:30 इस्तेमाल कर रहा है, और यूएसए के किसी हिस्से में
-530 इस्तेमाल कर रहा है। तो आप इस प्रकार अंतर करके समझ सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यूएसए के किसी एरिया के टाइम में मोटा-मोटा ये 11 घंटे का अंतर आ रहा है। बट आप जानते हैं अगेन यूएसए का आकार भी बड़ा है, तो उसमें भी फिर कहीं 8 घंटे का अंतर, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे का। लेकिन एक अंतर तो है कि हम सूर्योदय यहाँ देख रहे हैं तो उससे 11-12 घंटे के बाद यूएसए में हो रहा है। ठीक हो गया? के बाद आगे बढ़े तो अक्षांश। तो यदि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक वृत्त खींचे जिनका केंद्र पृथ्वी के अक्ष पर हो तो ये अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का अक्षांश शून्य होता है। ठीक हो गया? तो जो भूमध्य रेखा पर होंगी तो उनका अक्षांश शून्य माना जाएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर में सभी रेखाओं का अक्षांश 0 से 90 अंश उत्तर होगा, मतलब माने 0 से 90 की तरफ बढ़ता जाएगा कि भाई जैसे यहाँ 0 है, फिर ये 15, 30, 45 ऐसे 60 बढ़ता जा रहा है और ये फाइनली पोल पर आके 90 डिग्री हो गया। और इसी प्रकार से दक्षिण में बढ़ेंगे तो फिर सेम बढ़ेगा, वो टुवार्ड्स साउथ बढ़ेगा। ठीक हो गया? तो ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा में यदि हम इस प्रकार से जा रहे हैं, दक्षिणी अक्षांश जा रहे हैं तो ये बढ़ता जाएगा दक्षिण की तरफ। ये उत्तरी अक्षांश और ये क्या है हमारी पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक हो गया? तो आपको अर्थ को अब हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में डिवाइड कर दिया। तो ये भी आपको समझना है, ये भी आपको किसी न किसी तरह से वास्तु को समझने में भी मदद करेगा। ठीक हो गया? आप जानते हैं कि शयन के लिए हम ईस्ट साइड में यदि सर रखें अच्छा मानते हैं, नॉर्थ साइड में सर रखें, सॉरी साउथ में सर रखें तो अच्छा मानते हैं। लेकिन हम साउथ में कोशिश करें कि अपने पैरों को ना करें। ठीक हो गया? साउथ में हमारा सर रहेगा तो चलेगा। इसी प्रकार से ईस्ट में कोशिश करें सर रहे तो बढ़िया आता है। आप जानते हैं अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है। वो कई विषय इसमें इस प्रकार से आते हैं कि वो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ साइड से साउथ साइड ऐसे लगातार अर्थ को एनर्जाइज करती रहती। के बाद प्राकृतिक उपग्रह की यदि बात करें, कोई पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के 60 उपग्रह, इनमें से 7 मुख्य उपग्रह हैं। पृथ्वी का चंद्रमा, बृहस्पति का आयो, यूरोपा, गैंगीमेडी, कैलिस्टो और शनि का बड़ा फेमस उपग्रह है टाइटन। ठीक हो गया? और नेपच्यून का ट्रिटॉन, मंगल का फोबोस, डीमोस। ठीक हो गया? प्राकृतिक उपग्रह जिस प्रकार से ग्रह की परिक्रमा करते हैं, एक तरह से लघु सौर मंडल की ही नकल करते हैं। ठीक हो गया? तो माने जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे ही ग्रह के चारों तरफ उपग्रह एक नया ही मंडल बना लेते हैं। तो अभी अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि हम जिस एस्ट्रोलॉजी में जिस शब्द को ग्रह कह रहे हैं, उसको आप सीधा किसी दूसरी भाषा में जब ट्रांसलेट करते हैं तो दिक्कत होती है आपको। या आप यदि उसको सीधा प्लैनेट मानने लग जाएंगे तो आपको एक समय पर चैलेंज आएगा। हम ये ग्रह बोल रहे हैं नवग्रहों में जो ग्रह ग्रसते हैं, ग्रहण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। अब इसमें चंद्रमा भी आ रहा है, लेकिन जब हम मॉडर्न साइंस में कोई शब्द पढ़ते हैं प्लैनेट या सैटेलाइट, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य से समझना है आपको। ठीक हो गया? तो जैसे सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी लाइन पे आते हैं एक दूसरे पे तो प्रभाव डालते हैं, तो वो जो ग्रहण में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ग्रह है। ठीक
ठीक हो गया? तो ग्रह की डेफिनेशन को आपको सीधा प्लैनेट के अनुसार नहीं समझना है भाई, कुछ दूसरी भाषा से शब्द लिया है, उधार शब्द, तो अंतर ऐसा आता है। और फिर धूमकेतु, सौर मंडल का अस्थाई सदस्य जो नियमित आवृत्ति में प्रवेश करता है, धूमकेतु कहलाता है। ये बर्फ या धूल से बना धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक निश्चित व अत्यंत दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। इसकी दो पूंछें धूल व गैस से निर्मित होकर सौर वायु के वेग से हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा की ओर रहती है। एक सुप्रसिद्ध धूमकेतु का नाम हेली धूमकेतु, यह सौर मंडल में 76 वर्ष के बाद प्रवेश करता है। पिछली बार इसे 1986 में देखा गया था। अब बात करते हैं सोलर वाइंड, इसका भी हम पर असर पड़ता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। माने ये सब चीजें तो विज्ञान की दृष्टि से जानते हैं कि इनका प्रभाव पड़ता ही है। कुछ चीजें हैं जो अभी मॉडर्न साइंस जिनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उन पर रिसर्च जारी है अभी भी, लेकिन बिल्कुल प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता ही है। अलग अलग जैसे प्रकाश है, हम तो केवल विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं, जबकि अर्थ में तो अलग अलग प्रकार के ना जाने कितने लाइट हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं। तो जब ग्रहण पड़ता है तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट प्रभाव बहुत ज्यादा धरती पर हो जाता है। तो आप जानते हैं उस समय पर सूर्य को माने उसका बीच वाला हिस्सा जब चंद्रमा आ जाता है, ढक लेता है, तो जो किनारे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं कोरोना सूर्य का। उस समय जब बीच वाला हिस्सा ढक लिया जाता है, उस समय हाई फ्रीक्वेंसी लाइट बहुत ज्यादा धरती पर प्रभाव डालती है, एक्सरेज गामा रेज। और उसका तो आप जानते ही हैं, वो तो मॉडर्न साइंस भी मानता है कि एक्सरेज का या गामा रेज का इस्तेमाल यदि किसी गर्भवती महिला पर कर दिया जाए तो उसका बच्चा अपाहिज हो सकता है, अपंग हो सकता है। तो हमारे पूर्वजों ने भी ये जो बात रखी थी कि ग्रहण में सतर्क रहना है, नहीं तो कोई गर्भवती महिला को दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार की कई बातें आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक्सरेज और गामा रेज का प्रकोप है तो थोड़ा एक अलर्ट मुद्रा में रहना है। क्लियर हो गया? तो सोलर वाइंड इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेशित धारा जो सूर्य से निकलती है, तो कभी कभी वो हमारे बड़े बड़े डिवाइसेस तक खराब कर देती है। तो जो सैटेलाइट्स हैं कई, उनको भी ये सोलर वाइंड का सामना करना पड़ता है। तो माने ये प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से समझ रहा है व्यक्ति, और कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो अभी किसी उसमें मॉडर्न साइंस के जो गैजेट्स हैं उनमें अभी शायद रिकॉर्ड करने में हम सक्षम नहीं हो पाए, बट भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड हम पा लेंगे। फिर आता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। लघु ग्रह की एक पट्टी है जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच स्थित है। इस पट्टी के एक छोटे छोटे ग्रह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह की कक्षा इतनी दीर्घवृत्त है कि ये कई बार मंगल और पृथ्वी की कक्षा के बीच में आ जाते हैं। इन ग्रहों की कक्षाएं बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है। ठीक हो गया? तो ये संतुलन अलग अलग ग्रहों के कारण समझ में आता है। तो संतुलन का प्रभाव हम पर निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि हम, ये तो फैक्ट है, हम जानते हैं कि हमारा भार 60 है। यदि कोई सामान्य बुद्धि से कहे यार 60 है तो 60 ही रहना चाहिए ना, लेकिन वो तो पृथ्वी में ही बदल रहा है। ऊपर जा रहे हैं तभी भी बदल रहा है, नीचे जा रहे हैं तभी भी बदल रहा है। ठीक हो गया? दूसरे ग्रहों में जाएंगे तो उसका अलग प्रकार का गुरुत्वाकर्षण है, तो वो आइडेंटिकल बॉडी पर प्रभाव डाल रहा है। ऐसा नहीं कि वो कलेक्टिव उसका एक जैसा प्रभाव होगा। अकेला एक शरीर भी यदि आप कहीं लेकर जा रहे हो, उसका अपना भार भी बदल रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप समझते, सामान्य पाचन होने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो सामान्य हमने गुरुत्वाकर्षण धरती के आदि हो गए उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि हमें गुरुत्वाकर्षण कहीं कम या ज्यादा हो जाए, या जैसे बोला अभी कुछ
अलग प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड या अलग प्रकार के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बदल जाएगा, हमारा पाचन समय से पहले होने लग जाएगा, लेट होने लग जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको समझ सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखेंगे तो समझ जाएंगे। और केवल हमने ये माइंडसेट बना रखा है, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसका माने तो वो मैं तो समझता हूं वो तो मॉडर्न साइंस का भी कोई ज्यादा अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया? तो ये तो माने जो चीज प्रूव्ड है उसके बारे में तो कोई ऐसा तर्क रह ही नहीं जाता है। और जो चीज जिन पर रिसर्च चल रहा है उस पर भी हमें आंख लगाए देखते रहना चाहिए, चल क्या रहा है, वो किस प्रकार से वो विषय प्रभाव डाल रहा है। फिर बात करते हैं उल्कापात, उल्काशम। माने मैं ये अभी जो बताना चाह रहा था कि कैसे सोलर वाइंड कितना दूर है सूर्य से प्रभावित आता है और वो हमारी बड़े बड़े गैजेट्स को प्रभाव कर दे, वो तो लौकिक है, उसके लिए कुछ माने उसको तो हम पहचान ही रहे हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब वो कोई गैजेट कोई हमने अभी ऐसा बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं जो उसको रिकॉर्ड कर पा रहा है, लेकिन प्रभाव बराबर पड़ रहा है। पूर्णिमा का अलग प्रभाव पड़ रहा है, अमावस्या का अलग प्रभाव पड़ रहा है, कोई ग्रह अलाइन हो गए हैं, कोई ज्यादा नजदीक आ गए हैं, उसकी किस प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी है, बृहस्पति किस प्रकार की एनर्जी रखता है, तो वो सब चीज बिल्कुल प्रभाव डालती है। उल्कापात व उल्का क्षम, तो ये क्या होता है? मतलब एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से इन्होंने बताया है। उल्का अंतर ग्रह क्षेत्र में तैरने वाली चट्टान अंश, ठीक हो गया, ग्रह अंश या धूल कण जो पृथ्वी के वातावरण में उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ जाते हैं तथा वातावरणीय घर्षण के कारण दहन हो जाते हैं, माने जल जाते हैं, उनको उल्का कहते हैं। उल्कापात क्या होता है? जब उल्का का पृथ्वी के वातावरण में दहन हो जाता है तो उसे उल्कापात कहा जाता है। साफ आकाश में ये टूटे तारे जैसे प्रतीत होते हैं। कई दफा आपने देखा होगा जैसे कोई लाइन सा खिंच गया हो, कई दफा एक होता है, कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं संख्या में। उल्का शम, उल्कापात में उल्का दहन के बाद जो बचे अवशेष धरती पर गिरते हैं वह उल्का शम कहलाते हैं। तो ये बड़े वैज्ञानिक आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं। यदि कोई ऐसा टुकड़ा किसी व्यक्ति के हाथ लग जाता है तो वो निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान है, वो बहुत कीमत आंकी जा सकती है, माने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वो बहुत कीमती है, वो पत्थर दूसरे ग्रह से जो आया है। फिर आता है खगोल। जिस प्रकार से हम गुब्बारे को फुलाते हैं और वह बड़ा और बड़ा होता जाता है, इसी प्रकार से यदि हम पृथ्वी को अनंत आकाश में फैलाने से जो गोला बनेगा उसे आकाशीय गोला या खगोल या ब्रह्मांड कहते हैं। इसका केंद्र पृथ्वी को ही माना जा रहा है। अब इसमें एक बात समझनी है कि वैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तुलनात्मक दृष्टि से तो हम तो पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में बैठे इस कारण से तुलनात्मक दृष्टि से हम अर्थ के कंपेयर में ब्रह्मांड की विवेचना कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? हम उसको अपने आप को रेफरेंस मानकर कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये भी एक ये पक्ष भी अपने को समझना है कि सूर्य बेशक से हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात की जा रही है कि भाई हम अपने आप को केंद्र मानकर ये जो कार्य ये गणना कर रहे हैं, वो केवल हम ये तो मान रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन हम अब अभी रेफरेंस माने बोलते हैं ना, तुल किससे किसकी तुलना करनी है। हम पृथ्वी की तुलना सूर्य से ना करके कई दफा सूर्य की तुलना पृथ्वी से करने लग जाते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो ये बात हम यहां समझने हैं। ठीक हो गया? प्रेषक इसका केवल आधा भाग इस सर के ऊपर कटोरे की बात ही देख सकता, माने यदि कोई व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर, तो उसको सर के ऊपर इसका आधा भाग ही विजिबल हो पाएगा। ठीक हो गया? अर्थ के कंपेयर में जब वो उसको समझना चाह रहा है। आकाशीय खगोलीय ध्रुव, यदि हम पृथ्वी के धुरी या भू अक्ष को दोनों ओर बढ़ा दें
तो जहां वे अक्ष आकाशीय गोले में मिलेंगे, उन बिंदुओं को खगोलीय उत्तरी ध्रुव और खगोलीय दक्षिणी ध्रुव माना जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने पृथ्वी के ध्रुवों को इस प्रकार आगे यदि हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई ये, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं खगोलीय उत्तरी ध्रुव और खगोलीय दक्षिणी ध्रुव हमारे मेजरमेंट के लिए वो चल रहेगा। फिर वो फर्दर वो जहां कट कर रहा है, कोई ऐसा तारा पिंड है, कोई ज़ोडिएक है भौचक, जहां वो मिल रहा है, तो वो चीजें हम मेजरमेंट रेफरेंस के लिए सरल हो जाएगा। विषुवत वृत्त, यदि हम पृथ्वी की विषुवत रेखा को अनंत ब्रह्मांड तक फैला दें, तो हमें जो काल्पनिक बृहत वृत्त मिलेगा, जो खगोल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यह खगोलीय विषुवत रेखा कहलाई जाएगी। ठीक हो गया। यह खगोल को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो जो विषुवत रेखा, यदि हम इस रेखा को भी फर्दर आगे आगे बढ़ा दें, तो ये जहां भी कोई ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कहीं ऐसा कट कर रहा होगा, उसको हम विषुवत वृत्त मान लेंगे। ठीक हो गया। उसी प्रकार ये विषुवत वृत्त जो है वो इस हिस्से को नॉर्थ और साउथ पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, माने डिवाइड कर रहा है। भूकेंद्रीय प्रेक्षण, पृथ्वी अपने धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान रखना है, पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। इसी कारण से सूर्य हमें पूर्व दिशा से आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को आकाश में सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता प्रतीत होता है। ज्योतिष में हम पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानकर, जो मैंने बात बताई कि हम, क्योंकि रेफरेंस, क्योंकि ऑब्जर्वर तो यहीं बैठा है ना पृथ्वी पर, जीव तो पृथ्वी पे ही है। सूर्य पर तो जीव अभी तक तो हमारी माने मॉडर्न साइंस के पास अभी तक कुछ ऐसा पक्का प्रूफ नहीं लगा कि सूर्य पे भी कुछ ऐसा संभावना हो या कोई ऐसे अलग शरीर हो। तो बट हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, जिस प्रकार की हमें जानकारी है कि हम यदि रेफरेंस अपने आप को मान रहे हैं, तो अर्थ को हम सेंटर मानकर अध्ययन कर सकते हैं। चाहे अर्थ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, फिर भी हम रेफरेंस अर्थ को मान रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है आधार मानकर। सूर्य तथा सभी ग्रह को हम पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ मानते हैं। माने जिस प्रकार से वो चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूर्य के, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि हमें तो तुलनात्मक अध्ययन करना है ना, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई हम अगर अपने आप को रेफरेंस मान रहे हैं, तो सूर्य उसी रेफरेंस में अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। बाकी सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट उसी परिप्रेक्ष्य में, हमें बस अपने आप को रेफरेंस मानना है। ठीक हो गया। तो यहां पर स्थिर होना और रेफरेंस बिंदु मानना ये अलग अलग विषय है। जरूरी नहीं है कि आप स्थिर हैं तभी अपने आप को रेफरेंस मानेंगे। आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपसे सारी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, तो इसीलिए कंपैरेटिवली आपको एक बिंदु की तरह माना जा सकता है, आप क्योंकि ऑब्जर्वर हैं। फिर रवि मार्ग या क्रांति वृत्त हो गया। अब भूकेंद्रीय प्रेक्षण में सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता प्रतीत होता है। वास्तव में पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यही सूर्य का एक वर्ष का आभासीय परिक्रमा पथ, जो कि वास्तव में पृथ्वी का सूर्य का एक वर्ष परिक्रमा पथ है, रवि मार्ग या क्रांति पथ कहलाता है। ठीक हो गया। वो वही जैसे मैंने बोला कंपैरेटिवली हम ऐसा मान रहे हैं, तो उसको रवि मार्ग या क्रांति पथ कहा जाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने के कारण क्रांति वृत्त भी खगोलीय विषुवत रेखा से 23 डिग्री 26 मिनट का कोण बनाता है। झुकाव के इस कोण को क्रांति वृत्त की तिर्यकता भी कहते हैं। माने एक पर्टिकुलर एंगल पर जो अर्थ झुका हुआ है, आप जानते हैं इसी झुकावट के कारण ही पृथ्वी में अलग अलग ऋतुएं संभव होती हैं। यह
तिर्यकता कोण असल में 23 डिग्री 26 मिनट 25.2 सेकेंड का है। अन्य ग्रहों के विभिन्न प्रभावों से इस तिर्यकता में मंद गति से अंतर आता रहता है। ठीक हो गया? तो ये धीरे धीरे इनकी जो पॉइंट्स हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, अर्थ का हमने रेफरेंस मानकर ये खगोलीय उत्तरी ध्रुव, इसी प्रकार नीचे खगोलीय दक्षिणी ध्रुव, और ये सूर्य कंपैरेटिवली माने अर्थ ही वैसे परिक्रमा कर रहा है, बट तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम कहें कि ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसी मार्ग को हमने यहाँ रवि मार्ग मान लिया। और रवि मार्ग जो है ये इसके अलग अलग इंटरसेक्ट पॉइंट भी हम ले सकते हैं। ठीक हो गया? और फिर आगे हम इसी के जरिए नक्षत्र दिन वार का निर्णय करते भी अर्थ के कंपेयर में। अगर जैसे हमने यहाँ देखा कि कोई पॉइंट है और जब कोई माने वापस वहीं आ जाता है, तो उसी से हम फिर अपना दिन कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी एक साइडेरियल टाइम जो निकाला जाता है वो इन्हीं रेफरेंस लाइन मदद से निकाला जाता है। और ये खगोलीय वृत्त है, माने जो धरती का विषुवत वृत्त है उसी के चारों तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, खगोलीय वृत्त है। ये लाइन भी हमें समझना जरूरी है, तभी हम अलग अलग प्रकार ज़ोडिएक, भौचक्र, सेलेडियल टाइम, ये सब चीजें समझ पाएंगे। रवि मार्ग के दोनों ओर 8-8 डिग्री विस्तार की कुल 16 डिग्री या 16 अंश भी कह सकते हैं विस्तृत पट्टी, जिसमें सब ग्रह स्थित है, उसे भौचक्र कहते हैं या ज़ोडिएक कहते हैं। 16 डिग्री चौड़े और 360 अंश के रवि मार्ग को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक हो गया? इन्हें भचक्र की राशियां कहते हैं। प्रत्येक राशि का नाम उसमें स्थित प्रमुख तारामंडल के नाम पर रखा है। भचक्र में 27 नक्षत्र हैं तथा 13 डिग्री 20 मिनट के तारामंडल में स्थित हैं। ठीक हो गया? तो ये 13 डिग्री 20 मिनट हम एक जो नक्षत्र को डिवीजन देते हैं। तो रवि मार्ग टोटल 360 डिग्री का अभी हमने ऊपर देखा। और फिर हम इसको माने आप समझते हैं कि एक डॉट यानी एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसको फिर हम फर्दर 360 डिग्री है राशियों में अगर बांटेंगे तो 12 राशियां, और इसी प्रकार नक्षत्रों में बांट रहे हैं तो 27 नक्षत्रों में उस हमने 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया। तो फिर हर नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट मिल रहे हैं। तो प्रत्येक राशि के 9 चरण हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो राशि के फिर फर्दर जब चरण गिनेंगे तो राशि को 9 चरण असाइन किए हुए हैं। ठीक हो गया? फिर वसंत विषुव, वसंत विषुव को मेष का प्रथम बिंदु भी कहा जाता है। जब सूर्य कांतिवृत्त पर परिक्रमा करते हुए दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हुए उस बिंदु पर पहुंचता है जो खगोलीय विषुवत रेखा तथा रवि मार्ग का काटन यानी इंटरसेक्ट पॉइंट है, उसे फलित ज्योतिष की सायन पद्धति में वसंत विषुव कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आगे चलकर हम कई प्रकार की गणनाएं करेंगे। ठीक हो गया? और यह प्रतिवर्ष 21 मार्च को आता है। ठीक हो गया? फिर आता है शरद। भाई बसंत आप समझते हैं, वैसे बसंत का एक प्रकार से प्रारंभ हम मानते हैं, और ये सायन पद्धति अनुसार स्थिर रहता है, बट नारायण पद्धति में वो बदलता रहता है। फिर शरद विषुव, तो ये तुला प्रथम बिंदु भी कहा जाता है।
जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को पार करते हुए उस बिंदु पर पहुंचता है जो खगोलीय विषुवत रेखा तथा सूर्य मार्ग का काटन बिंदु यानी इंटरसेक्ट पॉइंट है, उसे फलित ज्योतिष की सायन पद्धति में शरद विषुव कहते हैं। वसंत विषुव स्थिर नहीं है। यह विषुव अयन के कारण प्रतिवर्ष 50.29 सेकंड, माने ये एक प्रकार से रेडियन एंगल है। ये जो सेकंड लिखा हुआ है एक प्रकार से रेडियन एंगल यानी 50.29 सेकंड की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। विषुव अयन को एक चक्र पूरा करने में 26,000 वर्ष का समय लगता है। यानी पूरा ये जो बदल रहा है, लगातार खिसकता जा रहा है, कितने समय के बाद वो घूमकर दूसरे पोल पर आ जाएगा, तो 26,000 वर्ष का समय लगता है। ठीक हो गया। फिर नक्षत्र काल या साइडेरियल पीरियड, किसी ग्रह का नक्षत्र काल उसके द्वारा अपनी कक्षा में एक नियत तारे के संदर्भ में सूर्य की एक परिक्रमा करने वाले समय को कहा जाता है। इसके बारे में यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जो मेंबर्स ओनली सेक्शन के वीडियो हैं, जहां हमने लग्न निकालना विस्तार से सिखाया है, वहां आपको नक्षत्र काल या साइडेरियल टाइम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी एक मोटा मोटा हमने आइडिया दिया कि नक्षत्र काल या नक्षत्र काल साइडेरियल जो पीरियड है वो एक आकाश में एक पिंड है, उसके कंपेयर में हम अर्थ में ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें सूर्य की परिक्रमा मार्ग को भी शामिल करते हैं। भाई जैसे ये अर्थ है और ये नक्षत्र है, अब अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो वो घूमते घूमते जब यहाँ आ गया तो हमने कहा कि हाँ ये हमारा नक्षत्र काल पूरा हो गया। लेकिन उसमें जब सूर्य की तुलना में जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें अंतर कई दफा देखने में आता है। तो वो चीज हमने पुराने वीडियो में डिटेल्ड में समझाई हुई है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमें मेंबर्स ओनली सेक्शन में देखें, वहां आपको ये वीडियो विस्तार में मिल जाएगा। संयुक्ति काल, दो ग्रहों के बीच एक दूसरे के सापेक्ष दो क्रमिक संयुक्तियों के बीच के समय को संयुक्ति काल कहते हैं। भूकेंद्रीय संहिता में पृथ्वी के सापेक्ष किसी ग्रह की संयुक्ति सूर्य से निर्धारित करते हैं। ऐसा करने में सूर्य, पृथ्वी तथा वह ग्रह एक सीधी सरल रेखा में होंगे। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र संयुक्तियां दो प्रकार से हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो आंतरिक संयुक्ति जब ग्रह सूर्य पृथ्वी के बीच में हो, ठीक हो गया, तो ये आंतरिक संयुक्ति है। और बाहिर संयुक्ति में क्या होगा कि ये ग्रह सूर्य और पृथ्वी से बाहर, यानी जब सूर्य और पृथ्वी व ग्रह के बीच में हो तो हम कह सकते हैं ये ग्रह अभी इन दोनों के बीच से निकल गया, तो वो बहिर संयुक्ति मानी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल हमने इतना ही सेक्शन रिकॉर्ड करना है। आगे आप लोगों को और ओवरव्यू देंगे और इनमें से कई विषय ऐसे हैं जो विस्तार से ही श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के मेंबर्स ओनली सेक्शन में हमने जो ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट है वहां डाल दिया है। लेकिन कई लोग हैं जो इसका एक ओवरव्यू ही लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में हमने आप लोगों के लिए, कि आप लोग यदि कोई ज्योतिषीय कोर्स कर रहे हैं तो उसमें काफी मदद होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ज़ोडिएक है, भवचक्र क्या है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट और जगे और आप समझना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो आप फिर श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के मेंबर्स ओनली सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।